ओके तो दीपिका, लास्ट लेक्चर तक न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसी बीट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं आज। तो देखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही हमें न्यूटन थर्ड लॉ से मतलब पता चला था कि कोई भी जब दो बॉडी एक दूसरे के कोई भी बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं तो एट दैट टाइम एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर और दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था। उसी बीट को हम आगे बढ़ाकर आज के लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें स्टडी करना है। ओके, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। बिना काम के कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। किसी का भी अगर माइक ऑन दिखता है मुझे तो तुरंत वो मीटिंग से लीव किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर किसी को भी अगर माइक ऑन करना है तो पहले रेज हैंड करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन रहा तो उसके बाद ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट लेक्चर तक न्यूटन थर्ड लॉ हमारा हो चुका था। उसी के आगे हम आज बीट बढ़ाने वाले हैं। और क्या रहेगा आप देखिएगा नेक्स्ट बीट। तो देखिएगा, जब कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं तो एट दैट टाइम एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर और दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये F1 फोर्स रहेगा जो ए बॉडी ने बी बॉडी पर एक्सर्ट किया है और F2 फोर्स रहेगा जो बी बॉडी ने ए बॉडी पर एक्सर्ट किया है। तो ए बॉडी इनिशियली u स्पीड से जा रहा था u1 स्पीड से और बी बॉडी u2 स्पीड से एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे थे। आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट होने वाले हैं। तो ए बॉडी का स्पीड रहेगा v1 और बी बॉडी का फाइनल स्पीड रहेगा v2। ए बॉडी का मास हम m1 एज्यूम करते हैं तो बी बॉडी का m2। इज इट ओके? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ F2। ओके, तो ऐसा ये मतलब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो F1 का वैल्यू आएगा m1 a1। ओके, और F2 का वैल्यू आने वाला है m2 a2। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा m1 a1 इज इक्वल टू माइनस m2 a2। ओके, तो ये बीट रहेगा। अब देखिएगा m1 इन ब्रैकेट a1 का वैल्यू क्या आने वाला है, फिर देखिएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t और a2 का वैल्यू आने वाला है v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमने ये स्टेप लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने ये स्टेप लिखा
और जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट किया है v माइनस यू बाय टी। ओके, दोनों तरफ पुट किया है ये फॉर्मूला, तो ये t और ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस t एंड दिस t विल कैंसिल आउट, मतलब जिस टाइम में ये इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड में गया है पहला बॉडी, उसी टाइम में ये भी बॉडी गया है, इस वजह से टाइम सेम है। और फिर हम इसको आगे आप डिराइव करने वाले हैं, कैसे रहेगा आप देखिएगा। तो m1 अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा फिर देखिएगा अब। तो m1 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा देखिएगा, m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2। ओके, तो ऐसा स्टेप आने वाला है। m1 को और m2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा फिर देखिएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 आने वाला है, क्योंकि माइनस से जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस टर्म माइनस होता है, माइनस टर्म प्लस होता है। ओके, अब देखिएगा ये माइनस m1 u1 हमें उस साइड लेकर जाना है तो वो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस m2 v2 इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आने वाला है फिर देखिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ऐसा ये स्टेप रहने वाला है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या है, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये क्या है देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, इसको हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा दोनों भी बॉडीज के। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस साइड इक्वेशन के क्या आ रहा है, टोटल फाइनल मोमेंट, टोटल फाइनल मोमेंटम, और इस साइड अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यही कहता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन ड्यूरिंग एनी कोलिजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल क्या आने वाला है, फाइनल मोमेंटम आने वाला है। तो यही स्टेटमेंट रहता है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो यही इसका स्टेटमेंट रहेगा, लिख लीजिएगा सभी, राइट द स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल इनिशियल momentum is always equal to total final momentum। ओके, तो ऐसा ये बीट रहने वाला है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल क्या आने वाला है, फाइनल मोमेंटम। ओके, तो देखिएगा आप, टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 एंड टोटल फाइनल मोमेंटम मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ओके, इसमें यही प्रिंसिपल यूज करना है, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है आगे आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज मोमेंटम is always conserved if no external force
एक्ट्स। मतलब दो कोलाइडिंग बॉडीज पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही उनका क्या आने वाला है, फाइनल मोमेंटम आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है। निशिका पूछो, क्वेश्चन क्या है? माइक ऑन कर सकते हो कि देखो? पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? ओके, तो इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसी को कहते हैं। Excuse me, sir. हाँ, पूछो। Also, I was asking that is it a formula for Newton's third law of motion, or it is the proof of that final velocity is equal to initial velocity? No, final velocity is not equal to initial velocity. Total final momentum is equal to total initial momentum. Is it okay? Yes, sir. So this equation is a solution or it is a proof? No, it is a different concept related to the means it is not the part of Newton's third law. ये पूरा अलग कंसेप्ट है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इज इट ओके? न्यूटन थर्ड लॉ पहले ही खत्म हुआ, जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही था। ओके, Yes, sir. ओके। और कुछ क्वेश्चन? No. तो देखिएगा बच्चों, अभी टॉपिक का पढ़ाने का पार्ट हमारा पूरा खत्म हुआ है। इतना ही टॉपिक है ये। ओके, इसके अलावा एक भी बीट आपको नजर नहीं आएगा। इसी बीट पर जो है हमारा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेना है सिर्फ, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आप पूरा एक्सरसाइज इस टॉपिक का और सभी के करके दिए हुए क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, आपको जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है सीबीएसई का, तो उसमें आपको जो सिलेबस दिया है इस साल का, वो ऐसा है कि आपको फिजिक्स के 2 टॉपिक्स आने वाले हैं। ओके, मुझे लगता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है जो हमारा चल रहा है अभी, और मोशन है। तो मोशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो बेटर वे दोनों भी टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे इस वीक के एंड तक। तो पूरा सिलेबस आपका जो फर्स्ट टर्म का है पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो इतना ही सिलेबस आपको आने वाला है फिजिक्स का। उसके बाद लेटर ऑन आपके फिर केमिस्ट्री के लेक्चर लग जाएंगे। ओके, बायो का भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है आपका। मुझे लगता है टिश्यू भी हुआ है और सेल भी हुआ है। तो वही 2 टॉपिक्स आने वाले फर्स्ट टर्म में। और केमिस्ट्री का एक ही टॉपिक आने वाला है आपका, जिसका नाम है इज द मैटर अराउंड अस प्योर, ओके, या मैटर इन आवर सराउंडिंग, ऐसा टॉपिक का नाम है। ओके, तो इतने ही टॉपिक्स आपको आने वाले। ठीक है, यशवंत पूछो, क्या क्वेश्चन है? सर साइंस का टिश्यू नहीं हुआ है सर, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का नहीं हुआ है क्या? ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ सर से और फिर उनके लेक्चर्स लगा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आधा हुआ था क्या आपका? आधा हुआ था या पूरा? सर स्टार्ट ही नहीं हुआ सर टिश्यू चैप्टर अभी। ठीक है, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ और लेक्चर लगा देंगे हम इसके बाद, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, अभी इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल लेना है। बुक में अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो बहुत आपको मतलब हार्ड लगेंगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे।
क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लेवल वाइज उसको असाइन नहीं किया है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो न्यूमेरिकल्स है, ये 3 टाइप्स में हम क्लासिफाई करने वाले हैं। तो एक एक करके हम टाइप्स को खत्म करेंगे। सबसे पहला इसका टाइप रहेगा गन बुलेट प्रॉब्लम। ओके, तो गिव द हेडिंग न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट रहेगा ये न्यूमेरिकल का। टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द गन एंड बुलेट। ठीक है, गन और बुलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें यहाँ पर देखना है अभी। ओके, तो जस्ट 1 मिनट, एक सैंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हमारे एनसीईआरटी के बुक का। जिस इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, ठीक है, पहले उसका टाइप देखते हैं हम कैसा रहेगा, एक जनरल सिनॉप्सिस देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, ये सपोज हमारा गन है। तो गन में ना बच्चों कैसा प्रिंसिपल होता है आप देखिएगा, ये गन का ट्रिगर होता है। जैसे हम दबाते हैं तो इसके अंदर से जो गोली होती है वो बाहर निकल जाती है हाई स्पीड से। ओके, तो गोली के अंदर होता क्या है वो देखो बच्चों, गोली के अंदर एक मेटल का शेल होता है, ऐसा मतलब एक नुकीला पार्ट होता है एक मेटल का, ये पूरा मेटल से बना हुआ रहता है। ओके, और इस मेटल के पार्ट को एनकैप्सुलेट किया जाता है, या फिर एक जो शेल होता है ना इसका, ये गन का शेल होता है, कुछ ऐसा होता है। ओके, और इसके ऊपर गन सामने के वर्टेक्स पॉइंट पर लगी होती है। तो ऐसे ये हमारे गन बुलेट का शेप होता है। तो ये जो शेल होता है ना बच्चों, इसी के अंदर है ना गन पाउडर रखा जाता है। मतलब बहुत सारा गन पाउडर होता है जो एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। इसके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर डालो तो ये फट जाता है, और इस वजह से जो बुलेट का सामने का हिस्सा है बहुत हाई स्पीड से आगे जाने लगता है। तो ऐसा ये बुलेट क्या होता है, गन के अंदर होता है। ओके, उसके अंदर अलग अलग मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसके कारण ये मतलब अंदर रह पाता है स्टेबली, और उसमें अलग अलग बुलेट्स लाने के लिए कुछ अरेंजमेंट भी होता है मैकेनिकल। इस वजह से यहाँ पर उसको आगे नहीं आगे पीछे करना पड़ता है, ताकि एक बुलेट फायर करने के बाद दूसरा बुलेट जल्दी से उस जगह पर आ जाए जहां से हमें उसे लॉन्च करना हो। पूरा समझ लो पहले। तो देखिएगा बच्चों, जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं तो फिर एट दैट टाइम क्या होता है, यहाँ पर एक पिस्टन होता है, एक बहुत हमारे निडल के जैसा एक नुकीला सेक्शन होता है जो इस सेक्शन से अंदर जाता है और फिर इसमें एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। ओके, तो जैसे एक्सप्लोजन क्रिएट होता है तो बुलेट बहुत ही हाई स्पीड से आगे जाने लगती है। लेकिन बुलेट जब आगे जाता है ना, तो उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गन को कहाँ पर जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। इसको कहा जाता है बच्चों रिकॉइल। इसको रिकॉइल फिनोमिनन कहा जाता है। तो जितने तेजी से बुलेट आगे जाता है ना, उसके बहुत ही कम तेजी से गन पीछे आता है, रिकॉइल होता है ये। ओके, अभी आपने देखा होगा टोक्यो में अभी एथलीट्स के मतलब गेम्स चालू है, उसमें एक राइफल शूटिंग का भी गेम था। उसमें एक बहुत ही कम एज का एक शूटर थी, उसने ऐसे ही किया। गन को जब फायर करते तो बेसिक प्रिंसिपल है कि दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो जब रिकॉइल होता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसने क्या किया, एक हाथ अपने जेब में रखा और एक हाथ से ही बुलेट फायर कर दिया। तो उस वजह से गन बहुत हाई फोर्स से रिकॉइल हो गया और वो इंजर्ड हो गए। ओके, नो डाउट उसको मेडल मिल गया, लेकिन उसको बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल पता नहीं था। फिजिक्स अगर आपको पता नहीं है तो आप एथलीट बन नहीं सकते हो। आपको फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, जो भी वो खेल खेलते हैं उसके बारे में, अदरवाइज आप ऐसे इंजर्ड हो सकते हो। ओके, उसके आंख को मतलब बहुत सारा इंजुरी हुआ। ओके, आप देख भी सकते हो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसमें पूरा मतलब वीडियो शूट होता है। ओके, तो कहीं पर भी आपको नेट पर वो अवेलेबल मिल जाएगा। तो बोलने की बात ये कि जब बुलेट आगे बढ़ता है ना, तो बुलेट के मास को हम एमजी से इंडिकेट करेंगे, जो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू गन, और मास ऑफ गन एमजी से इंडिकेट करेंगे हम। और ये बुलेट है ना आगे की ओर जाता है, तो उसका जो स्पीड रहेगा इनिशियली ना, ये दोनों भी रेस्ट में होते हैं बच्चों, गन भी रेस्ट में होता है और बुलेट भी रेस्ट में होता है। तो बुलेट का वेलोसिटी इनिशियल 0 रहता है और गन का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 के initial velocity of gun as well as initial velocity of bullet both are 0 at the starting point.
लेकिन जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट बहुत हाई स्पीड से आगे जाता है और उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गन को कहां पर जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। इसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है, वीजी। तो ये वीजी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम रेडीमेड फॉर्मूला बनाने वाले टाइप 1 क्वेश्चंस का। जब कभी भी आएगा तो आप डायरेक्टली यूज करो या फिर डेरिवेशन भी आप लिखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ गन, और एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ गन दोनों भी एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। बुलेट आगे जाता है तो गन कहां पर जाता है, पीछे जाता है। इस वजह से एक का वैल्यू प्लस आता है तो एक का वैल्यू क्या आता है, माइनस आता है। वो माइनस आना ही चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आपने जो सॉल्व किया है वो सही रहेगा। इसे रोकिए। तो आप देखिएगा हमारा यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्म करते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो देखिएगा अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमें, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, m1 v1 प्लस m2 v2 आने वाला है। इज ओके। अभी अकॉर्डिंग टू आवर सिंबल हम इसको कन्वर्ट करते हैं। दोनों का इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड का 0 आने वाला है, क्योंकि दोनों का भी इनिशियल स्पीड ug भी 0 है और ub भी 0 है। ओके, इस वजह से 0 आएगा। m1 मतलब हम क्या करते हैं, वन सफिक्स मतलब पहले हम बुलेट लेते हैं तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो ऐसा आने वाला है ये इक्वेशन। ओके, mp vb प्लस mg vg इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 0। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। अब देखिएगा ये mg vg को हम उस साइड लेकर जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस mg vg इज इक्वल टू क्या आने वाला है, mb vb आने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो देखिएगा आप इसके आगे हमें डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। तो mg vg इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, mb vb रहने वाला है। तो हमें mg निकालने के लिए आमतौर पर क्वेश्चन आता है तो माइनस mg को उस साइड हम ट्रांसफर करते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने का रेडीमेड फॉर्मूला हमें मिल गया है, और vg इज इक्वल टू क्या आने वाला है, mb vb डिवाइडेड बाय माइनस mg। तो ये रहेगा रिकॉइल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। vg मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, mb मतलब मास ऑफ बुलेट, vb मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और mg मतलब मास ऑफ गन रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ बोलो हर्ष, क्या क्वेश्चन है? सर ये फॉर्मूला बस गन के लिए यूज होता है क्या सर? हाँ, इसी कंडीशन में ये यूज होगा फॉर्मूला, बाकी कोई दूसरे कंडीशन में आपको आप यूज नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो अभी लिखिएगा इसके ऊपर एक टिपिकल क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है और इसका एग्जैक्ट मतलब कंसेप्ट कैसे रहेगा। ओके, तो देखिएगा आप, लिखो एक क्वेश्चन। अ bullet having mass, a bullet having mass 10 gram is fired. A bullet having mass 10 gram is fired with a velocity of 200 meter per second from a gun, having mass 2 kg. Find the recoil velocity of the gun.
फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो कर सकते हो कैलकुलेट इसे, कीजिएगा कैलकुलेट इसे और मुझे आंसर बताइएगा फाइनल कितना आता है। एट फर्स्ट राइट गिवन डेटा, आफ्टर दैट राइट फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर एट द एंड। हाँ बोलो अनिरुद्ध। Sir, the answer is 0. आंसर 0 आ रहा है? Yes, sir. नहीं ऐसा तो नहीं आ सकता, एक बार चेक करो। बुलेट ठीक है ठीक है, 0 तो नहीं आएगा लेकिन देखिएगा, मुझे जितना लग रहा है उतने हिसाब से। देखो इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें प्रॉपर। देखिएगा मास ऑफ बुलेट कितना दिया है 10 ग्राम, तो मास ग्राम में नहीं रहना चाहिए, मास को केजी में करना पड़ता है, उसका ऐसा यूनिट केजी होता है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे इसको 10 बाय 1000 ये केजी में आने वाला है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसको इसमें रहने देना है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मास ऑफ गन mg ये 2 kg रहेगा, तो इसको एज इट इज रखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें ये सभी वैल्यूज क्या करना है, पुट करना है ऊपर वाले फॉर्मूले में। डायरेक्टली पुट किया फॉर्मूला तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उनको डेरिवेशन करके दिखा, ये ऊपर के 2-3 स्टेप लिखना, तभी ये फॉर्मूला आपको लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है। ओके तो देखिएगा Vg इज इक्वल टू माइनस mb इंटू वीबी डिवाइडेड बाई mg आने वाला है, तो माइनस mb का आंसर रहेगा 10 बाय 1000 इंटू वीबी का आंसर रहेगा 200 डिवाइडेड बाय, तो ये 0 ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, सिर्फ ऊपर -2 बचेगा और नीचे मास ऑफ गन 2 है। ओके तो ऊपर -2 आने वाला है और नीचे 2 आने वाला है, तो आंसर कितना आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका -1 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? बोलो कुछ और आंसर है इसका? नहीं सर, मेरा आंसर -2 आ रहा है। नहीं देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया अच्छे से, क्या आपने गलत किया है वो देखो, यूनिट को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, मास ग्राम में रहा तो उसको केजी में करना पड़ता है, वही किया है यहाँ पर। ओके बाकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड दिया था, डेटा आपके आंखों के सामने आ गया समझ में। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कल में अपने जितने भी बुक के क्वेश्चंस रहेंगे वो सब लेते हैं हम यहाँ पर। ओके आज टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।